आखिर ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ा है अमेरिका? अगर ग्रीनलैंड का पतन हुआ तो क्या होगा? क्या आर्कटिक में खामोश युद्ध छिड़ने वाला है? संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीनलैंड को एक सैन्य संपत्ति के रूप में क्यों चाहता है? पहली नजर में ग्रीनलैंड एक जमी हुई बंजर जमीन जैसा लगता है, दुनिया के किनारे पर बर्फ का एक विशाल टुकड़ा। लेकिन वास्तविकता में ये द्वीप दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच सबसे छोटे मिसाइल मार्ग पर स्थित है। आधुनिक युद्ध में भूगोल ही नियति होता है, और जो ग्रीनलैंड को नियंत्रित करता है वे सिर्फ एक द्वीप को नहीं बल्कि पूरे उत्तरी गोलार्ध में शक्ति संतुलन को नियंत्रित करता है। आज ग्रीनलैंड पृथ्वी के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूभागों में से एक बन चुका है। व्हाइट हाउस के अनुसार रूसी और चीनी जहाज पहले से ही इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। रूस ने पूरे आर्कटिक में शीत युद्ध काल के सैन्य अड्डों को फिर से सक्रिय करना शुरू कर दिया है। परमाणु क्षमता वाले बम वर्षक नियमित रूप से अमेरिकी रेडार प्रणालियों की जांच करते हैं, जबकि रूसी पनडुब्बियां बर्फ के नीचे चुपचाप अपनी स्थिति बना रही हैं। और जमी हुई अटलांटिक महासागर के नीचे एक और खतरा खामोशी से आगे बढ़ रहा है। समुद्र के नीचे बिछी डेटा केबलें, जो वैश्विक इंटरनेट की अदृश्य धमनियां हैं, ग्रीनलैंड के पास से गुजरती हैं और उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के बीच वित्तीय लेन देन, सैन्य संचार और नागरिक डेटा को जोड़ती हैं। रूसी जहाजों ने इन केबलों का बारीकी से मानचित्रण किया और सैन्य योजनाकार जिस क्षमता को किल स्विच कहते हैं उसकी तैयारी की है, यानी एक ही पल में वैश्विक संचार को काट देने की क्षमता। ये खतरा शोर नहीं करता, ये नाटकीय नहीं है, लेकिन ये वास्तविक है। हालांकि कोई भी कदम उठाने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका को एक महत्वपूर्ण बाधा से निपटना होगा। जी हाँ, जो कि है डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वतंत्र क्षेत्र है। डेनमार्क के पास लगभग 20,000 सक्रिय सैन्य कर्मी हैं और वे आर्कटिक रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इसकी सबसे प्रतिष्ठित इकाई है सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल, एक प्रसिद्ध बल जो कुत्तों की टीमों के साथ हजारों मील बर्फ पर गश्त करता है और पृथ्वी की सबसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहता है। लेकिन जितने प्रभावशाली वे हैं, वे एक संप्रभुता गश्ती बल हैं, ना कि एक युद्धक बल। तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं और वे दुनिया भर में 13,000 से अधिक विमानों का संचालन करता है, और समय तेजी से निकल रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार चीन पहले से ही उस मार्ग का मानचित्रण कर रहा है जिसे वे पोलर सिल्क रोड कहता है, एक आर्कटिक व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जिसे पारंपरिक अमेरिकी और नाटो रक्षा प्रणालियों को बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ और हिम नहीं है, ये ग्रह का सबसे अधिक विवादित सीमांत क्षेत्र बन चुका है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड की स्थिति अद्वितीय है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के बीच सबसे छोटे बैलिस्टिक मिसाइल मार्गों पर सीधा बैठा है। द्वीप पर कोई भी शत्रुतापूर्ण सैन्य उपस्थिति अमेरिकी चेतावनी समय को तुरंत कम कर देगी और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को कमजोर कर देगी। इसीलिए वॉशिंगटन ग्रीनलैंड को एक चौकी नहीं बल्कि एक ढाल के रूप में देखता है। 2026 में व्हाइट हाउस ने एक सख्त चेतावनी जारी की। रूसी और चीनी जहाज ग्रीनलैंड के आसपास के जल क्षेत्र में तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन चिंता सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं है। आर्कटिक क्षेत्र में एक पूर्ण रणनीतिक बदलाव हो रहा है। रूस के भारी किलेबंद कोला प्रायद्वीप से, जिसमें ओलेनिया गोबा नौसैनिक अड्डा भी शामिल है, परमाणु क्षमता वाले बम वर्षक नियमित रूप से ग्रीनलैंड की ओर उड़ान भरते हैं। ये हमला नहीं है, ये जानबूझकर किए गए परीक्षण है जिनका उद्देश्य अमेरिकी रेडार कवरेज, प्रतिक्रिया समय और कमांड एंड कंट्रोल प्रणालियों की जांच करना है।
हर उड़ान अमेरिका को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती है और हर प्रतिक्रिया डेटा उजागर करती है। पूरे आर्कटिक में रूस ने चुपचाप अपने उत्तरी सैन्य नेटवर्क का पुनः निर्माण किया है। 50 से अधिक सोवियत कालीन अड्डों को फिर से सक्रिय किया गया, जिनमें से कई S-400 वायु रक्षा प्रणालियों, लंबी दूरी की मिसाइलों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों से लैस हैं। इन ठिकानों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि संघर्ष के शुरुआती घंटों में अमेरिकी सेंसर को अंधा किया जा सके। उस स्थिति में ग्रीनलैंड ढाल नहीं रहता, बल्कि एक कमजोरी बन जाता है। चीन इस बीच एक अलग रणनीति अपना रहा है। बीजिंग की नजर ग्रीनलैंड के विशाल दुर्लभ पृथ्वी खनिज भंडारों पर है, जो उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, हथियार प्रणालियों और उपग्रहों के लिए आवश्यक है। आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण ही शक्ति है, और चीन समझता है कि प्रभाव हमेशा युद्धपोतों पर नहीं आता, कभी कभी विनिवेश अनुबंधों के जरिए आता है। इस बीच बर्फ से ढके समुद्रों के नीचे रूसी पनडुब्बियां लगभग पूरी शांति से काम करती हैं। समुद्र तल के बुनियादी ढांचे का मानचित्रण करती हैं और ऐसे अभियानों का अभ्यास करती हैं जो महाद्वीपों के बीच संचार को काट सकते हैं। ग्रीनलैंड वास्तव में कितना असुरक्षित है, इसे समझने के लिए पहला तुलनात्मक बिंदु वित्तीय शक्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य बजट, जब सभी रक्षा संबंधित एजेंसियों को शामिल किया जाए, अब $1.5 ट्रिलियन से अधिक हो चुका है। डेनमार्क का रक्षा बजट आर्कटिक के लिए नियोजित बढ़ोतरी के बावजूद लगभग $12 बिलियन ही है। मानव संसाधनों का अंतर भी उतना ही चौंकाने वाला है। अमेरिका के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं। डेनमार्क की पूरी सेना, जिसमें आर्कटिक बल भी शामिल है, लगभग 20,000 कर्मियों का है। अगर अमेरिका केवल अपनी 11वीं एयरबोर्न डिवीजन को तैनात कर दे, तो वह डेनमार्क के युद्ध तैयार सेनाओं से 10 गुना अधिक हो जाएगा। हवा में ये असंतुलन और भी स्पष्ट हो जाता है। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना 13,000 से अधिक विमानों का संचालन करती है, जिनमें सैकड़ों 5वीं पीढ़ी के F-35 और F-22 स्टिल्थ फाइटर शामिल हैं। डेनमार्क की वायु रक्षा लगभग 40 F-35 और पुरानी होती जा रही F-16 विमानों पर निर्भर है। समुद्र में अंतर और भी तीखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 11 परमाणु संचालित विमान वाहक पोत और लगभग 70 पनडुब्बियां हैं। डेनमार्क के पास कोई पनडुब्बी नहीं है और दर्जन से भी कम प्रमुख सतह युद्धपोत है। डेनमार्क की आर्कटिक रणनीति एक चेतावनी संकेत है। अमेरिकी सैन्य शक्ति इसके विपरीत एक ज्वार है, और फिर खुद ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के पास कोई स्थायी सेना, नौसेना या वायुसेना नहीं है। इसकी एकमात्र स्थायी रक्षा उपस्थिति सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल है, लगभग 12 लोग और उनके कुत्तों की एक टीम, जो विशाल बर्फीले क्षेत्रों को कवर करती है। वे सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वे आधुनिक युद्ध के लिए सुसज्जित नहीं है। आर्कटिक का नक्शा बदल चुका है, लेकिन चीन का क्या? चीन युद्धपोतों से शुरुआत नहीं करेगा, वे बुनियादी ढांचे से शुरुआत करेगा। बीजिंग का पोलर सिल्क रोड केवल व्यापार के बारे में नहीं है, ये पहुंच, प्रभाव और स्थिति के बारे में है। ग्रीनलैंड तक पहुंचने के लिए चीन के पास 3 संभावित मार्ग हैं: रूस के तट के साथ उत्तरी समुद्र मार्ग, कनाडा से होकर नॉर्थ वेस्ट पैसेज, या सीधे उत्तरी ध्रुव के पास ट्रांसपोलर मार्ग। हर मार्ग के साथ भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां और रणनीतिक परिणाम जुड़े हैं। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ये मार्ग अब सैद्धांतिक नहीं रह गए हैं, ये शक्ति प्रक्षेपण के उभरते हुए गलियारे बन रहे हैं। और अगर कोई भी राष्ट्र इन्हें साध लेता है, तो ग्रीनलैंड लंबे समय तक निर्विवाद नहीं रह पाएगा। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट sutraNetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि
सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़े हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।